ऑडियो वीडियो इज क्लियर। लाइव स्टार्ट। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट वाली क्लास अपनी जो क्लाइमेट वाले चैप्टर के लास्ट में चल रही थी, जिसमें जलवायु ऋतुएं अपनी कंप्लीट हो गई थी। जलवायु ऋतुओं का मीनिंग है जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक था अपना हाई टेम्परेचर यानी ग्रीष्म ऋतु वाला पार्ट। गर्मी की ऋतु के बाद में आता है अपना वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। वर्षा ऋतु के बाद में वर्षा का लौटना अर्थात मानसून निवर्तन का समय, और कार्तिक हीट का टाइम पीरियड यानी शरद ऋतु ऑटम सीजन। और ऑटम सीजन के बाद में लास्ट में अपनी बात हुई थी विंटर सीजन के ऊपर। विंटर सीजन यानी शीत ऋतु, और शीत ऋतु के अंदर प्रमुख जो घटना है वो अपने एक तो भूमध्य सागर से आने वाली जो वर्षा है अर्थात मावट, जो मेडिटेरेनियन सी वाले पार्ट से भूमध्य सागर से मुख्यतः कौन सी हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अलावा पश्चिमी विक्षोभ के अलावा मुख्यतः किस ऋतु में आते हैं, तो ये बात हम कर रहे हैं विंटर सीजन या शीत ऋतु। तो इसका मीनिंग शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा और भूमध्य सागर से आने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट कहा जाता है, जो मुख्यतः रबी क्रॉप्स के लिए लाभदायक है। और रबी क्रॉप्स के लाभदायक के साथ मुख्यतः जो गेहूं को अधिक लाभ देती है, इस कारण इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। जो करंट अफेयर वाली जो मैगजीन है ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी आप लोगों को ऑनलाइन, यानी जैसे जैसे इसको पढ़ाया जाएगा वैसे वैसे इसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी जिस जिस पार्ट को पढ़ाया जाएगा उसको आपके अपलोड कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित में से दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है, कि 1 जुलाई से पहले राजस्थान के अंदर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो किस क्षेत्र में आ जाता है। तो आप उसमें ये देखो राजस्थान के दक्षिण और पूर्व के जिले कौन से हैं, तो उन जिलों के अंदर दक्षिण और पूर्व वाले जिलों में 1 जुलाई से पहले आ जाएगा। और आपके अरावली के पश्चिम के जो जिले हैं उनमें मानसून की एंट्री 1 जुलाई के बाद होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि भारत में मानसून की जो एंट्री है इंडिया के साउथ ईस्ट वाले पार्ट में पहले होती है, जैसे अंडमान निकोबार, केरल, और उसके बाद में कंटिन्यूस मानसून जैसे जैसे भारत के उत्तर पश्चिम में पहुंचता है वो डिले होता है। तो राजस्थान पहुंचते पहुंचते उसको टाइम पीरियड कितना होता है 25 जून, और राजस्थान के पश्चिम में पहुंचते पहुंचते लगभग जुलाई 8 से लगभग जुलाई 12 के आसपास तक, यानी जुलाई के लगभग सेकेंड वीक के अंदर राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पहुंचता है। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व के जो जिले दिए हुए हैं वो आंसर होंगे। जो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मानसून की जो एंट्री है वो राजस्थान के कौन से जिलों में, तो साउथ ईस्ट वाले जो ऑप्शन होंगे उनमें पहले एंट्री होती है, जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे गंगानगर, बीकानेर, तो ये तो उत्तरी पश्चिमी जिले हैं। एक दिया हुआ इसमें हनुमानगढ़, एक दिया हुआ है पाली। तो इन जिलों में अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट वाले जिलों में, जैसे यहां से अगर हम राजस्थान के अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ करें, यहां से तो इसमें पहले जो डिस्ट्रिक्ट आपका पाली आएगा, बाद में बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये इसके बाद में रहेंगे। और जैसलमेर में इस मानसून की एंट्री सबसे लास्ट में होती है। तो इसका मीनिंग जो अरावली के निकट पाली वाला एरिया है और अरावली के भी ईस्ट वाला अगर कोई जिला देंगे तो उसमें और भी जल्दी एंट्री होगी, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़,
इनमें मानसून और भी पहले आता है। तो आगे हम कंटिन्यूस करते हैं लास्ट में जो टॉपिक को जहां छोड़ा था, यानी शीतलहर। तो शीतलहर में अपना मावट कंप्लीट हो गया था और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट चल रहा था अपना शीतलहर वाला पार्ट मावट के बाद। तो शीतलहर क्या थी? तो हिमालय की ओर से राजस्थान में आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, अर्थात जो कोल्ड विंड्स हैं, वो कोल्ड विंड्स अपने लिए क्या है, जो शीत हवाएं हैं वो अपने लिए सर्दियों में उन शीत हवाओं या ठंडी हवाओं को हम क्या कहते हैं, शीतलहर यानी कोल्ड वेव्स के रूप में कौन से महीने में? तो अपने को पता है सर्दियां तेज किस महीने में होती हैं। तो सर्दियों के महीने अपने मुख्यतः दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जिसमें अधिकतम सर्दियों का जो इफेक्ट होता है वो जनवरी के समय, और वो भी चूरू, सीकर, बीकानेर। तो ये शीत लहरों से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो लास्ट पॉइंट, या जिसको हम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर। तो ये चारों ऋतु कंप्लीट होने के बाद में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला पार्ट या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु वाला जो पार्ट है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपके वायुदाब रेखाएं, जिनसे जनरली क्वेश्चन अपने आते हैं। इसको हम पढ़ेंगे समवायुदाब के रूप में, समवायुदाब रेखाएं। तो जो आइसोबार लाइन है, जैसे अपने समवर्षा रेखाएं होती हैं, समवर्षा रेखा यानी आइसो हाइट लाइन, जिनका मीनिंग हम लेते हैं कि मैप या मानचित्र में एक समान बारिश वाले स्थानों को, यानी जहां इक्वल रेनफॉल होती है, उन स्थान या साइट को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसो हाइट या समवर्षा रेखा। तो सेम वैसे ही मैप के अंदर एक समान वायुदाब, इसका मीनिंग इक्वल एयर प्रेशर, उन वाली साइट को जोड़ने वाली रेखाओं को समवायुदाब रेखाएं कहा जाता है। तो समवायुदाब का मीनिंग तो लगभग सीधा सीधा है, सम वायुदाब यानी जहां इक्वल एयर प्रेशर हो। तो ए लाइन ऑन ए मैप और चार्ट विच कनेक्ट्स इक्वल एयर प्रेशर साइट्स या पॉइंट्स, यानी मैप के अंदर या मानचित्र के अंदर एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समवायुदाब रेखा कहा जाता है, अर्थात आइसोबार लाइन। तो इसका मीनिंग मानचित्र में कौन सी रेखाएं हैं? तो मानचित्र में एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती है। मानचित्र में एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो इसका मीनिंग जो इक्वल एयर प्रेशर है या एक समान वायुदाब है, उनको मिलाने वाली रेखाएं क्या है? समवायुदाब रेखाएं, आइसोबार लाइंस। क्या वॉइस में क्लियरिटी नहीं आ रही? क्या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम?
देखो वॉइस के आप लोग जैसे फुल आवाज करके रखते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है कई बार। तो वॉइस को या तो थोड़ा सा कम रखोगे तो ये प्रॉपर आएगी। और वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है क्योंकि चेक कर लिया टेक्निकल टीम ने बाहर जाके, और जो दूसरा किसी मोबाइल वगैरह है टैब में देख लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको थोड़ा सा ठीक रखो आप। कौन सा है क्वेश्चन दिखाइए एक बार, क्वेश्चन है या लास्ट में देखेंगे? लास्ट के 5 मिनट में जितने क्वेश्चन है वो दिखा देना एक साथ। तो वायुदाब रेखाओं में आइसोबार लाइन के अंदर हमारे यहाँ मानक वायुदाब रेखाएं मानी गई है। मानक का मीनिंग स्टैंडर्ड। कुछ मानक वायुदाब रेखाएं अपने को सिर्फ उनका पता होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है कि वायुदाब उनसे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे भारत में देशांतर रेखाएं बहुत सारी हैं, लेकिन भारत में एक देशांतर को मानक माना गया है जिसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम देखा जाता है। वो देशांतर कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो क्या भारत में केवल एक ही देशांतर है? हमें पता है इंडिया में लगभग 29 लॉन्गिट्यूड्स है, लगभग 29 डिग्री देशांतर आते हैं, लेकिन उसमें मानक सिर्फ एक लाइन को माना है हमने। तो इसका मीनिंग स्टैंडर्ड के तौर पे अगर पूछा जाए तो एक देशांतर है। तो वैसे वायुदाब रेखाएं में कुछ अपने वायुदाब रेखाओं की वैल्यू बताई गई है जो स्टैंडर्ड है, तो अपने को केवल वो स्टैंडर्ड वैल्यूज ही देखनी है। तो समवायुदाब रेखाएं, तो जो आइसोबार लाइन या समवायुदाब रेखाएं जो हैं, ये आइसोबार लाइन जिसमें मुख्यतः एक तो जनवरी की है, और एक अपने 6 महीने बाद। तो जून तक अपना आधा साल होता है और 6 महीने बाद यानी जुलाई होता है। तो अपने मानक या स्टैंडर्ड जो आइसोबार लाइन दो समय के हैं जो मैप में इंडिकेट होती है। जनवरी के अंदर जनरली हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है। तो जनवरी में तापमान कम होते हैं और इस समय वायुदाब ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा में एक वैल्यू तो 1018 और दूसरी वैल्यू 1019, ये दो वैल्यू मानी गई और इनके यूनिट क्या लिखे? मिली बार, क्योंकि वायुदाब को मिली बार में इंडिकेट करते हैं। जुलाई में अगर जनवरी की तुलना में हम देखें तो जुलाई के जो तापमान है वो आपके थोड़ी ज्यादा होते हैं। तो तापमान ज्यादा होंगे तो वायुदाब की वैल्यू क्या आएगी? कम। तो वायुदाब भले ही कम आए, लेकिन वायुदाब रेखाओं की संख्या इस समय 4 होती है। तो वायुदाब रेखाओं की जो संख्या 4 है उसमें मैक्सिमम कितना माना गया है? तो जो मैक्सिमम माना गया है वो 1000 मिली बार, 1000 मिली बार। और ये मैक्सिमम है जुलाई के अंदर। तो मैक्सिमम है तो इसका मीनिंग इससे बाकी जितनी वायुदाब रेखाएं सारी कम है, कम है और कंटिन्यूस है। तो इसका मीनिंग हमें 4 माननी है, जिसमें मैक्सिमम हम किसको मान के बैठे हैं? 1000 को। तो इससे बाद में जो माननी है वो इससे कम माननी है और कंटिन्यूस माननी है। तो 1000 से कम कितना होगा? कंटिन्यूस 999, 998 और 997। यूनिट आपकी वही है मिली बार, शॉर्ट में एमबी लिखते हैं जिसको, मिली बार यूनिट। तो अब इसमें एग्जाम में हमें दिया जाता है, एक तो जो मंथ है वो क्वेश्चन में रहता है, और उसके अंदर कौन सी वायुदाब रेखा है वो वैल्यू अपने को बताई जाती है। और अपने से एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं कि ये वायुदाब रेखा राजस्थान के लगभग कौन से जिलों से होते हुए गुजरती है, यानी अप्रोक्सीमेटली कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से वो क्रॉस करते हुए। तो इसका मीनिंग वो कुछ मानक वायुदाब रेखाएं ली हुई हैं। तो हमें जनवरी में दो वायुदाब रेखाओं को देखना है, 1018 को और 1019 को, 1018 को और 1019 को। तो पहले मैप पे इन दोनों को कवर करेंगे। तो यहां जो ब्रैकेट में अपने टी और एपी जो लिया हुआ है इसका मीनिंग समझ में आ गया? टी यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है? तापमान को, टेम्परेचर को। और एपी इंडिकेट कर रहा है एयर प्रेशर या वायुदाब को। एपी इंडिकेट कर रहा है एयर प्रेशर या वायुदाब को।
इस वाले पॉइंट को। अब राजस्थानी मैप में अपने को जिन वायुदाब रेखाओं को इंडिकेट करना है, और वो भी जनवरी के अंदर, तो उसमें दो वैल्यू अपने पास है, 1018 मिलीबार और 1019। आपसे सिंपल पूछा गया इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो वो तो गणितीय संख्याओं का हमें पता आइडिया है कि 1019 बड़ी है और 1018 उससे छोटी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो बड़ी है इसका मीनिंग ये एयर प्रेशर ज्यादा है, और ये एयर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मीनिंग इसका तापमान थोड़ा कम होना चाहिए। तो जनवरी में अपने तापमान उन जिलों का कम होता है जहां शीत लहरों का इफेक्ट अधिक होता है। तो शीत लहरों का इफेक्ट या प्रभाव कौन से जिलों पे सर्वाधिक है, तो ये कमेंट करके बताइए आप लोग। तो इन लास्ट वाली क्लास है उसमें अपनी शीत लहरों पे बात हुई थी, तो कौन से जिलों में शीत लहरों का इफेक्ट अधिक है, कमेंट कीजिए इसमें। वेरी गुड। चूरू, सीकर एंड बीकानेर। तो इसका मीनिंग है कि ये वायुदाब रेखा वहीं होगी जहां टेम्परेचर कम होगा, वहां वायुदाब रेखा अधिक होगी। तो इसमें दोनों में अधिक वाली वैल्यू कौन सी है, 1019। तो ये वायुदाब अधिक है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम है। तो इस वायुदाब रेखा को राजस्थान के नॉर्थ वाले पार्ट में 1019 को यहां इंडिकेट करते हैं जो हिमालय की तरफ है। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपके अप्लाइड कर दिया जाए कि राजस्थान के कौन से भाग में जनवरी में वायुदाब अधिक होते हैं, तो वायुदाब वहां अधिक होंगे जहां तापमान कम होता है। इसका मीनिंग चूरू, सीकर, बीकानेर, इन जिलों के अंदर। तो इसमें एक तो ये वाला पार्ट बीकानेर, बीकानेर से ये वायुदाब रेखा जो 1019 वाली है चूरू की तरफ, चूरू से फिर शेखावाटी का एक डिस्ट्रिक्ट सीकर, और अगेन फिर ये चूरू होते हुए बीकानेर की ओर। तो इसका मीनिंग है कि इसमें बीकानेर, चूरू, सीकर एंड बीकानेर, इसका मीनिंग है कि जहां शीत लहरों का इफेक्ट अधिक है वहां टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम है इसका मीनिंग वहां वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें आंसर होगा आपका नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो शीत लहरों के इफेक्ट में रहेगा वहां टेम्परेचर जनरली अपने कम होंगे और वहां वायुदाब वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी। तो ज्यादा वाली वैल्यू यह है 1019। अब 1018 जैसे जैसे आप राजस्थान के साउथ वेस्ट में जाओगे, दक्षिण पश्चिम, तो शीत लहरों का इफेक्ट वहां कम होगा। तो शीत लहरों का इफेक्ट कम होने का मीनिंग वहां तापमान थोड़े ज्यादा होंगे और वायुदाब थोड़ा कम होगा। तो कम का मीनिंग 1018, जो कि आपके जैसलमेर, जोधपुर, पाली, उसके बाद में मेवाड़ के दो डिस्ट्रिक्ट राजसमंद, चित्तौड़, और उसके बाद में झालावाड़। तो ये 1018 कुछ तो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके वहां पे, जैसलमेर, जोधपुर, फिर जोधपुर से बीच में एक संभाग बना था पाली, जिला तो ऑलरेडी पहले से था। तो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, और उसके बाद में नेक्स्ट राजसमंद, और इधर हाड़ौती की तरफ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ एंड झालावाड़। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे वायुदाब रेखा जहां तापमान अधिक हो वहां वायुदाब थोड़ा क्या पाया जाएगा, कम। तो यहाँ कम वायुदाब कौन सा है, 1018। तो अब आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे राजस्थान के साउथ वेस्ट में जनवरी माह में वायुदाब कम पाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ वायुदाब कम इसलिए है क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा है। तो ये तापमान उत्तर की तुलना में हमने ज्यादा बताया, ना कि सर्दियों में। सर्दियों में तो पूरे राजस्थान में तापमान जनरली कम होते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन किस में है, राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में और साउथ वेस्ट वाले पार्ट में।
इसके बाद में जो आपकी जुलाई की वायुदाब रेखाएं बची हैं, सर जैसलमेर में तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ज्यादा है तभी तो तुलनात्मक रूप से वायुदाब वहां कम होगा। इस कारण वायुदाब इसमें से हमने 18-19 में से वायुदाब कम कौन सा है? कम 1018 है। तो यहाँ वायुदाब कम क्यों है? क्योंकि वायुदाब कम इसलिए क्योंकि वहां तापमान ज्यादा है। तो इसका मीनिंग तापमान और वायुदाब हमेशा एक दूसरे के अपोजिट है। तो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग इस समय कम तापमान वाला अर्थात हाई एयर प्रेशर वाला होता है, जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में शीत लहरों का इफेक्ट कम रहता है। तो शीत लहरों का इफेक्ट कम है, इसका मीनिंग है यानी ठंड का इफेक्ट कम है, इसका मीनिंग टेम्परेचर ज्यादा है और वायुदाब कम मिलेगा, यानी 1018। तो ये आपका जनवरी वाला तो कंप्लीट हो गया। अभी तक आरपीएससी ने ये जो क्वेश्चन पूछे हैं वायुदाब के, ये दोनों मुख्यतः जुलाई पे पूछे हुए हैं। तो जुलाई के अंदर वायुदाब रेखाएं अपनी कितनी है? 4, जिसमें हाईएस्ट एयर प्रेशर है 1000 मिलीबार, 999, 998 और 997। तो इनमें 1000 मिलीबार है, ये हाईएस्ट वायुदाब है जुलाई का। तो हाईएस्ट वायुदाब कहाँ होते हैं? जहां टेम्परेचर कम होते हैं। तो जुलाई बिल्कुल वो महीना है जो जून के टच वाला है, यानी हाई टेम्परेचर वाले डिस्ट्रिक्ट के निकट है। तो हाई टेम्परेचर के निकट या नजदीक होने के कारण मुख्यतः इसका जो टेम्परेचर है जुलाई का, यह भी जून की तरह थोड़े अधिक होते हैं। लेकिन इसमें वो स्थान बताइए जहां पे टेम्परेचर कम और वायुदाब अधिकतम है। तो जुलाई के अंदर अगर हम देखें गर्म महीने में, हमारे राजस्थान का ठंडा स्थान सिरोही या माउंट आबू होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइट पर है। तो हाइट पर जाने पर टेम्परेचर क्या होते हैं? कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइट पर अपने एक तो ह्यूमिडिटी कम होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो टेम्परेचर को होल्ड करने वाले जो पार्ट है वो मुख्यतः दो माने जाते हैं, एक तो ह्यूमिडिटी को और एक कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये दोनों ही हाइट पर कम है। तो इसका मीनिंग टेम्परेचर को होल्ड करने वाले पार्ट नहीं है हाइट पर। तो तापमान को जब होल्ड या रोकने वाले जब वहां पे एलिमेंट या तत्व नहीं होंगे तो टेम्परेचर वहां कम होगा। तो हाइट पर जाने पर तापमान कम क्यों होते हैं? क्योंकि वहां जलवाष्प की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। जबकि जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड धरातल के नजदीक ज्यादा होते हैं। तो इसका मीनिंग नीचे वाले भाग पर यानी कम हाइट वाले भाग पर सामान्यतः वायुदाब आपके ज्यादा होते हैं। सॉरी, कम हाइट वाले भाग पर टेम्परेचर जनरली आपके ज्यादा होते हैं। तो ये माउंट आबू या सिरोही वाला जो पार्ट है, ये सामान्यतः अधिक हाइट होने के कारण टेम्परेचर वहां क्या होते हैं? टेम्परेचर कम होते हैं और वायुदाब वहां क्या होता है? अधिक होता है। तो ये अधिकतम जो वायुदाब आपको दिख रहा है, यहाँ के तापमान कम है, तो ये तापमान जुलाई में कहाँ के हैं? कम तापमान सिरोही के, क्योंकि हाइट वाला पार्ट है। तो ये 1000 यहाँ रहेगी सिरोही। जुलाई एक गर्म महीना है जून की तरह। तो जुलाई में जैसे जैसे आप जैसलमेर की ओर बढ़ोगे डेजर्ट की ओर, तो डेजर्ट की ओर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ते हैं और टेम्परेचर बढ़ते हैं तो वायुदाब कंटिन्यूस क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ सिरोही से हम 999 यानी गुजरात के सॉरी जालोर की तरफ चलेंगे 999, बाड़मेर की ओर चलेंगे 998 और जैसलमेर की ओर चलेंगे तो वायुदाब क्या होगा? 997। तो जैसलमेर की ओर जाने पर वायुदाब कंटिन्यूस कम क्यों हो रहा है? तो वायुदाब कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसलमेर की ओर टेम्परेचर कंटिन्यूस जुलाई में बढ़ेंगे। यहाँ के तापमान सामान्यतः अधिक होते हैं। अब सिरोही वाली जो वैल्यू है 1000 वाली, ये 1000 सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से फिर प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट होते हैं सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। फिर नेक्स्ट सिरोही के पश्चिम में जालोर, पाली, उसके बाद में अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर।
ये 999 मिली बार, तो ये जालोर, पाली। इसके आगे डिस्ट्रिक्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर याद रख पाओ तो याद रख लेना अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर। इसके बाद में जालोर से पश्चिम की ओर जाएंगे बाड़मेर, उसका डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर, उसके आगे नागौर, चूरू और उसके बाद हरियाणा की ओर 998। तो जालोर के पश्चिम की ओर बाड़मेर, बाड़मेर का डिवीजन हेडक्वार्टर, पाली के जस्ट ऊपर जोधपुर, बाद में इसमें नागौर, नागौर के बाद में चूरू होते हुए यह मुख्यतः हरियाणा की ओर 998 मिली बार। उसके बाद में पश्चिम में यहां जैसलमेर, उसके ऊपर बीकानेर और श्री गंगानगर। हालांकि आंशिक भाग फलोदी भी आ गया बॉर्डर पे, तो फलोदी भी मान सकते हैं इसमें। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और बीकानेर के जस्ट ऊपर आंशिक हिस्सा श्री गंगानगर। तो इसका मीनिंग बॉर्डर वाले जो जिले हैं मोस्टली 997 के ऊपर है, तो इसमें बॉर्डर वाला है ये तो 997 रहेगा। और मुख्यतः टूरिज्म साइट अर्थात जो हिल स्टेशन झीलों की नगरी यानी सिरोही उदयपुर है वो 1000 पे रहेगा। तो बीच में अपने दो जिले और बचे हैं, एक तो सीमा पे बाड़मेर और एक जालोर। तो जालोर वाले ग्रुप में हम पाली को रखेंगे और बाड़मेर वाले में हम उसके डिवीजन हेडक्वार्टर यानी जोधपुर को। तो बाड़मेर वाले के साथ जोधपुर, जालोर वाले के साथ पाली। तो जालोर वाला कौन सा हो गया, सिरोही के पास वाला इन 999, और बाड़मेर वाला कौन सा हो गया, जैसलमेर के जस्ट नीचे वाला यानी 998। तो हम जैसलमेर से सिरोही की ओर जाते हैं तो तापमान जुलाई के अंदर तापमान कम होते हैं, और तापमान कम होता है तो वायुदाब वहां बढ़ता है। और जैसे सिरोही से हम जैसलमेर की ओर जाएंगे जुलाई में तो इसका अपोजिट होगा, यानी जैसलमेर की ओर जाने पे टेम्परेचर कंटिन्यूस इंक्रीज होते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज होने का मीनिंग है वहां वायुदाब कंटिन्यूस कम होते हैं। तो आपके एग्जाम में पहले जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो एक तो 1000 मिली बार पूछा हुआ है और एक 999 पूछा हुआ है। तो ये वाली वायुदाब रेखाएं क्या समझ में आ गई? तो एक बार इनके डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए आप। हिल जो अपने हिल स्टेशन और टूरिज्म साइट वाला जो पार्ट है सिरोही उदयपुर, फिर जालोर के साथ जो नया संभाग बना था बीच में पाली, तो जालोर के साथ पाली, बाड़मेर के साथ उसका डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर, फिर बच गए वो इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जिले एक साथ। तो इंटरनेशनल बॉर्डर में बाड़मेर को अलग लेना है, सेपरेट लेना है, और बाकी सबको एक साथ लेना है, जैसलमेर को, फलोदी को, बीकानेर को और श्री गंगानगर को। तो इसमें एक बार आप ये डिस्ट्रिक्ट हैं ये देख लीजिए। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन किस तरीके से है ये देखिए। वायुदाब रेखा वाला जो क्वेश्चन है, एन 999 या 1000 मिली बार। तो इसमें जिलों में काफी लंबा डिफरेंस इसमें दिया जाता है, यानी जिस जिले से गुजरती है लगभग वही जिले लिखे जाते हैं। जैसे एक बाड़मेर, जिसको जोधपुर ग्रुप के साथ लिखा जाता है, बाड़मेर जोधपुर नागौर वाले ग्रुप के साथ। जैसलमेर होता है मुख्यतः इंटरनेशनल बॉर्डर वाले के साथ। जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। इसके अलावा टूरिज्म वाली साइट हिल स्टेशन सिरोही और इसके निकटतम झीलों की नगरी अर्थात उदयपुर, सिरोही उदयपुर, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। फिर एक रहेगा अपना जालोर,
जो पाली वाले ग्रुप के साथ पाली, अजमेर, टोंक, तो इस तरीके से एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट आपको दिए जाते हैं, यानी अच्छा खासा गैप दिया जाता है। समस्या अपने तब है जब 4 बार बाड़मेर लिख दें, 4 बार जैसलमेर लिख दें, 4 बार सिरोही लिख दें, तो इसका मीनिंग फिर भी अपने पहचानने में नहीं आए। लेकिन इसमें एग्जामिनर को ध्यान है कि जिसको ध्यान है उसका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जिसको आइडिया नहीं है, जैसे अब से 5 मिनट पहले अपने को नहीं था, तो इसमें आइडिया लगाना भी इम्पॉसिबल होता है। यानी मैच एक तुक्का आपका बैठ जाए बात अलग है, बाकी आप इसमें आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि 997 कहाँ पे है, 998 कहाँ पे है, 999 कहाँ है, 1000 कहाँ है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने को ये सोचना है कि राजस्थान में इस समय हाईएस्ट एयर प्रेशर कितने होते हैं। जुलाई के समय अधिकतम 1000 होने को, देखो वही दब ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने स्टैंडर्ड या मानक जो वैल्यू है वो कितनी मानी है, तो मानक इन्होंने मैक्सिमम 1000 माने, तो अपने को 1000 ही मैक्सिमम मानना है। तो 1000 एयर प्रेशर वायुदाब जो है वो इस समय, तो वो वहां अधिकतम होगा जहां तापमान कम होगा। तो जुलाई माह में तापमान कम सिरोही माउंट आबू के, तो इसका मीनिंग है सिरोही आएगा 1000 के ऊपर, तो इसके पास रहेगी 1000 वैल्यू। जालोर की तरफ जाओगे तो ये 1000 वाला ये आपका कितना हो जाएगा, 999। जालोर से पश्चिम में बाड़मेर की ओर जाओगे इधर तो 998, और जैसलमेर की ओर जाओगे तो 997। तो इनसे अपने को यह आइडिया लगता है कि सिरोही से अगर आप बाड़मेर की ओर या जैसलमेर की ओर चलोगे तो टेम्परेचर जुलाई में कंटिन्यूस इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मीनिंग है वायुदाब कंटिन्यूस कम होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व से, मैप के अकॉर्डिंग राजस्थान के दक्षिण पूर्व से और उत्तर पश्चिम की ओर, यानी नॉर्थ वेस्ट की ओर जुलाई माह में वायुदाब कंटिन्यूस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि इस साइड में 1000 के आसपास है साउथ ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ वेस्ट की ओर जाओगे इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर तो वहां वायुदाब कितने हैं, 997। तो ये एग्जाम में स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। कई बार अपने को लगता है स्टेटमेंट कहां से आया, नोट्सों में नहीं लिखा हुआ था, तो इसका मीनिंग है मैप से देख के और क्वेश्चन को अप्लाई किया है। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन भी है कि मैप को देख के एग्जामिनर क्वेश्चन बना दे कि राजस्थान में बताइए जुलाई में वायुदाब किस भाग में अधिक होता है, तो राजस्थान के मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भागों की ओर, यानी वागड़ से हाड़ौती की ओर। और जुलाई माह में वायुदाब कौन से क्षेत्र में कम होगा, तो जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होते हैं वहां कम होगा, तो तापमान अधिक होते हैं उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम के अंदर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा, यानी 997। तो ये वायुदाब रेखाएं आपकी कंप्लीट हो गई। तो जनवरी के अंदर वायुदाब रेखाएं कौन सी थी अपने, 1018 और 1019, और जुलाई माह के अंदर अपने 4 वायुदाब रेखाएं हैं। तो जुलाई के अंदर अपने मैक्सिमम वायुदाब कितना है, 1000 और 4 हैं, तो ये मैक्सिमम बताया, तो इसका मैंने बाकी से कम है 999, 998 और लास्ट में 997। तो एक तो आपके ये जुलाई वाली वायुदाब रेखाएं और ये वाली जनवरी की वायुदाब रेखाएं। तो इसमें एक इजी क्वेश्चन ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है 997, 999, 1000 और 1018, इनमें से कौन सी वायुदाब रेखा जुलाई में नहीं होती, तो आंसर रहेगा 1018। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा है सुमेलित है, तो 3 तो एक टाइम की है आपकी, 997 से लेके 1000 तक ये जुलाई के हैं, तो इसका मीनिंग इसमें से असुमेलित या अलग कौन सा है, तो अलग 1018 है क्योंकि जनवरी की वायुदाब रेखा। तो इसका मीनिंग है इनमें से कौन सी अपने जुलाई माह में नहीं होती है, तो 1018, या कौन सी जनवरी में होती है, तो जनवरी में 1018 क्योंकि ये जुलाई में नहीं होती। और फिर इनमें से हो सकता है कोई एक डेटा हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई और डेटा लिख दिया जाए, जैसे 1012, कि इनमें से कौन सी वायुदाब रेखा राजस्थान में जुलाई और जनवरी में प्रेजेंट नहीं है। अब देखो किसी न किसी सीजन में 1012 भी होगा वायुदाब, लेकिन जनवरी जुलाई में कौन सी वायुदाब रेखा राजस्थान में नहीं है, तो जुलाई में मानी गई स्टैंडर्ड या मानक अपने 997 से लेके 1000 के बीच में, तो 97 से 1000 के बीच में ये डेटा नहीं आता। फिर जनवरी में मानी गई है 1018 और 1019, तो उसमें भी ये डेटा नहीं आता। इसका मीनिंग राजस्थान से रिलेवेंट इन चारों डेटा में कौन सा नहीं है, तो इसमें से किसी भी ऋतु से रिलेवेंट नहीं है 1000। ऋतु का मीनिंग हम जो 2 लेते हैं, एक तो विंटर वाला और एक समर या मानसून के आसपास जुलाई के पास वाला। तो ये थोड़े से अप्लाई टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं फैक्ट को लेकर। तो इसमें एज इट इज जो मिलती है वो आपको रट के रखना है,
जुलाई वाली 4 जिसमें मैक्सिमम 1000 है, बाकी वैल्यू इससे कम कर देना, कंटिन्यूस 3 डिजिट और कर देना। और जनवरी वाले 2 ही डेटा हैं, 1018 और 1019 वाला डेटा। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इस टॉपिक में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। अब आप लोगों ने जो क्वेश्चंस हैं क्लाइमेट या जलवायु से रिलेवेंट, वो क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी में वृद्धि होती है। तो देखो कैस्पियन सी और फारस की खाड़ी है वो इसके बीच में आती है। तो जैसे भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसमें ह्यूमिडिटी को थोड़ा बहुत बढ़ाने में लाल सागर, कैस्पियन सी, फारस की खाड़ी, इन सब का योगदान होता है। ये भारत में कभी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका, तो पश्चिमी विक्षोभ को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। इनकी नमी की मात्रा में कैस्पियन सी और फारस की खाड़ी है, उनका योगदान होता है। इन विक्षोभों को भारत में लाने में जेट स्ट्रीम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ये बिल्कुल सही है। जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ तो ये भारत में कभी अधिविष्ट अवस्था में नहीं पहुंचते। तो इसका मीनिंग, इससे रिलेवेंट जो आंसर है वो अपना कौन सा है? नंबर 3। देखो 3 पॉइंट जो अपन ने करवाए थे उससे रिलेवेंट 2 हैं और एक आंसर उससे डिफरेंट है। 1 मिनट, आपका ये जो हाइड्रो वाला जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला है ये पार्ट है, ये नोट्स अपलोड करवाते हैं। मैं बोल देता हूं टेक्निकल टीम को। सुशील से फाइल लेके जो आगे वाले हाइड्रो, रिवर्स वाले, लेक्स, सिंचाई परियोजना, ये वाले जो टॉपिक आगे 3-4 टॉपिक कंटिन्यूस है, आज जलीय भूगोल वाले हैं वो अपलोड करवाने। तो ये अपलोड हो जाएंगे। इतने में आपके कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं वो और देख लेते हैं अपन। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो देखो राजस्थान के उत्तर पूर्व की जलवायु के बारे में अगर हम देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में जलवायु कैसी है? तो राजस्थान का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, राजस्थान का ये वाला जो भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग है, मोस्टली एरिड क्लाइमेट में आता है, शुष्क जलवायु के अंदर। जबकि राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे एक छोटा हिस्सा तो पंजाब का आता है और बाकी एक बड़ा हिस्सा हरियाणा का आता है। अब हरियाणा के बॉर्डर पे हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद एक बड़ा हिस्सा पढ़ते हैं हम शेखावाटी, और शेखावाटी वाले जो जिले मोस्टली अरावली के पश्चिम में है। यानी जो 4 डिस्ट्रिक्ट, तो ये हरियाणा उत्तर पश्चिम वाली ये जलवायु है, ये मुख्यतः अर्ध शुष्क जलवायु। उसके बाद में आंशिक हिस्सा इसमें अरावली का भी टच होता है, तो अरावली के ऊपर जलवायु कैसी होती है? उपाद्र जलवायु। उसके बाद में मैदानी भाग का भी कुछ पार्ट है, जैसे
अलवर के बाद का कुछ हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि अरावली के अंदर अलवर भी आता है, उपादर जलवायु। उसके बाद में जो भरतपुर और धौलपुर का कुछ हिस्सा है, ये मुख्यतः आर्द्र जलवायु के अंदर। इसका मीनिंग वैसे देखा जाए तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें क्लाइमेट डाइवर्स होता है, यानी जलवायु विविधता काफी ज्यादा होती है। जैसे उसका ज्यादातर जो हिस्से है हनुमानगढ़, और उसके बाद का जो पार्ट हनुमानगढ़ और शेखावाटी, इन लगभग 4 जिलों की जो क्लाइमेट है वो तो है अर्ध शुष्क। बाकी 1-2 जिले जो आपके हैं, लेकिन वर्तमान में देखें तो जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल और अलवर, हालांकि पार्ट छोटा है, पहले का मुख्यतः देखें तो जयपुर और अलवर का हिस्सा है, तो वो पार्ट है आपका उपाद्र जलवायु में। और आगे वाला जो पार्ट आपका भरतपुर धौलपुर का पार्ट है वो आर्द्र या ह्यूमिड के अंदर। तो इसका मीनिंग राजस्थान के उत्तर पश्चिम में जो मेजर क्लाइमेट है वो कौन सी है, तो मेजर क्लाइमेट सेमी एरिड, अर्ध शुष्क। क्योंकि यहाँ उत्तर पूर्व का नाम लेते हैं अपने को लगता है कि पूर्वी मैदान की पूछी है, तो उत्तर पूर्व में अपन सभी जो क्लाइमेट है उन सब की बात करेंगे, तो उसमें सेमी एरिड का हिस्सा है वो काफी बड़ा है। हाँ, ये हो गया भूमध्य सागर वाला। ये एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कॉन्टेक्ट नंबर। जिन्होंने पूछा उन्हीं को कमेंट किया है। अच्छा, जो कांटेक्ट नंबर आपके जो कोचिंग के रिलेवेंट, अगर कोई भी क्लासेस से संबंधित कंटेंट के अंदर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी फोटो आप क्लिक करके और उसको सेंड कर सकते हैं। निम्नलिखित जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। कोटा को, सिरोही को, बीकानेर को, प्रतापगढ़ को। देखो इसमें बीकानेर तो आंसर नहीं होगा वार्षिक वर्षा में। फिर अपने को कोटा, सिरोही और प्रतापगढ़, तो सिरोही को भी हम आदर में मानते हैं। अति आदर वाले जिलों में माना जाता है कोटा और प्रतापगढ़। और कोटा का भी मुख्यतः अति आदर में दक्षिणी कोटा होता है, कंप्लीट कोटा है वो अति आदर में नहीं आता। जैसे कोपेन या कुछ वर्गीकरण में हम बार बार लिख रहे थे दक्षिणी कोटा, तो इसका मीनिंग ये जो है इसमें प्रतापगढ़ है, उस प्रतापगढ़ में वर्षा की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि राजस्थान के जो नीचे वाले 3 जिले हैं मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और आजकल मौसम विभाग की जो एक सामान्य रिपोर्ट है, वो सामान्य रिपोर्ट ये मानती है 2024 वाले की राजस्थान में सामान्य जो वर्षा है उसमें प्रतापगढ़ आजकल ज्यादा आगे चल रहा है। बीच में बांसवाड़ा आगे था, जो टॉपिक पढ़ाते टाइम मैंने बताया था बांसवाड़ा, तो उसमें आजकल प्रतापगढ़ के डेटा उससे भी ज्यादा है। तो सामान्य वर्षा में प्रतापगढ़, देन बांसवाड़ा, उसके बाद झालावाड़। पहले इस सामान्य वर्षा में जनरली हम किसको लेके चलते थे, झालावाड़ को। तो पुराने जो आंसर्स हैं अपने कि राजस्थान की जो वार्षिक वर्षा है, जो जनरल ईयर के अकॉर्डिंग, यानी कोई स्पेसिफिक बात नहीं करें अपन कि विशेष वर्ष की बात नहीं करें, तो सामान्य वर्ष के अंदर जो वर्षा के आंकड़े अधिक बताए गए वो प्रतापगढ़ के हैं, देन बांसवाड़ा के हैं, उसके बाद झालावाड़ के हैं। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। देखो मई जून में आंधी आती है, उसके पीछे एक तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, यानी संवहनीय धाराएं, कन्वेंशन करंट्स उसके पीछे रीजन है। तो उसमें एक तो दिया हुआ है कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, बिल्कुल सही बात है। संवहनीय धाराएं अर्थात है जब राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं, तो उस समय वायुदाब कम होता है क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं संवहनीय रूप में। तो हमने आंधियों के पीछे रीजन भी लिखा था, संवहनीय या कन्वेंशन फ्लो ऑफ एयर। कन्वेंशन फ्लो ऑफ एयर। तो इस समय जो गुजरात की तरफ की साइट है वो राजस्थान की तुलना में थोड़ी कम टेम्परेचर और अधिक एयर प्रेशर, अधिक वायुदाब।
तो यहाँ समुद्र की ओर से अपने हवाएं तब आती हैं जब अपने यहाँ टेम्परेचर अधिक और वायुदाब कम होते हैं। हवा का दबाव इसलिए कम हुआ क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई हैं। तो एक तो ये जो रीजन दिया है बिल्कुल सही है कि कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, यानी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। दूसरा दिया हुआ है अरावली की पहाड़ियां दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के समानांतर है। तो अरावली आंधियों का रीजन नहीं होता। अरावली तो रीजन होता है कि राजस्थान के अंदर मानसून का प्रभाव ज्यादा क्यों नहीं होता, तो ये इसका रीजन है कि अरावली माउंटेन इसके पैरेलल है। तो किसी माउंटेन का अवरोध के रूप में होना या समानांतर होना, यानी एज ए बैरियर होना या पैरेलल होना आंधियों का कारण नहीं हो सकता। फिर एक अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, यानी पूर्व की ओर से तेज आती हुई हवाएं। तो राजस्थान के पूर्व की ओर से कभी भी आंधियां नहीं आती। इधर से मानसून की एक ब्रांच जरूर आती है और उन शाखाओं को या उस हवा को हम कहते हैं पूर्वाई। तो बंगाली की खाड़ी की ओर से आने वाली जो मुख्यतः मानसून या वर्षा या जो हवाएं हैं वैसे पूर्वाई हवा के रूप में मानी गई हैं। तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं वो अपनी ईस्टर्लीज अर्थात पूर्वाई हैं। तो इसका मीनिंग ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा आपका ओनली ए वाला, यानी ये वाला। ये आपके आरएस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, आरएस प्रीलिम्स 2018 में। सर बुक चाहिए करंट की ऑफलाइन, तो ऑफलाइन तो देखो जयपुर में अगर आप हो तो जयपुर में प्रोवाइड हो जाएगी, और जयपुर के अलावा अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में हो तो अदर डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे बुक अवेलेबल करवाई जा रही है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाए। एक बार एक क्वेश्चन हो रहा है वो दिखाइए। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है, यानी जो आइसोहाइट लाइन है उनका नेचर कैसा होता है। तो इसमें दिया हुआ है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर से दक्षिण। यानी इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ रहे वर्षा की वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो वार्षिक वर्षा है उसकी समवर्षा रेखाएं अलग अलग होती हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो ये उनका नेचर पूछ रहे हैं कि इनका नेचर किस प्रकार का है। तो नेचर है कि राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी ये इस प्रकार की होती हैं कि मैप के अंदर आपको ये इस तरीके से दिखाई देंगी। मुख्यतः राजस्थान के साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, यानी इनकी डायरेक्शन कैसी है ये पूछा गया है। तो इनकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की ओर, इस तरीके से। जैसे 10 सेंटीमीटर है, 20 है, 30 या 40 है, 60 है, 70 है, 80 या 90 है। तो इसका मीनिंग इसमें राजस्थान की कौन सी डायरेक्शन है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाएं इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। प्रवृत्ति यानी इनकी डायरेक्शन पूछी है। तो ये डायरेक्शन कहां से कहां तक फैली हुई होती है। तो ये फैली हुई होती है राजस्थान के दक्षिण पूर्व से
सॉरी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर या नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। सिंपल डायरेक्शन पूछा है। अगर वैल्यू पूछी जाए इनकी कि राजस्थान में इनकी वैल्यू दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जाने पर तो इनकी वैल्यू कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, और उत्तर पश्चिम से साउथ ईस्ट की ओर आने के लिए या आने पर इनकी वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। देखो, उपोषण वायुदाब पेटी में वायु की गति होती है, ये क्वेश्चन देखो इसमें सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट है नॉन सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी रहते हैं। तो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी के अंदर उपोषण क्या होती है, एक हाई टेम्परेचर वाला जोन होता है, और हाई टेम्परेचर में वायुदाब क्या होना चाहिए, कम। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी होती है आपकी भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर। 0 डिग्री से ऊपर की ओर चलेंगे या नीचे की ओर, लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा से जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, वो हवाएं इस क्षेत्र में जाके नीचे की ओर उतरती हैं, जिसको हम कहते हैं हवाओं का अवतलन या हवाओं का नीचे की ओर उतरना, यानी अवरोही। यानी हवाएं सबडेक्ट होती हैं, इस कारण वहां तापमान अधिक होते हुए भी वायुदाब बढ़ जाता है, जबकि तापमान अधिक होता है इसका मीनिंग वहां वायुदाब कम होना चाहिए। तो ये आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें हवाओं का अवतलन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कहें, या दूसरा मीनिंग है हवाओं का ऊपर से नीचे की ओर उतरना, यानी अवरोही क्रम। क्योंकि जब भी हम अधिक हाइट से नीचे की ओर आते हैं तो उसको अवरोही कहते हैं, और हाइट पर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आरोही। तो ये सब्जेक्ट वाले जो क्वेश्चन आप उसमें पूछें, प्रॉपर सब्जेक्ट में पूछें, क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट में। यहां तो सिर्फ क्लाइमेट जनरल टॉपिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। एक बार वो एक क्वेश्चन वो करना ऊपर। ये ऊपर वाला क्वेश्चन निकालना जो ज्योग्राफी का जिन्होंने सब्जेक्ट वाला पूछा था। ऑनलाइन स्टूडेंट जिसमें अजय, अजय आपके जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के आ रहे हैं, क्लाइमेट टॉपिक के नहीं आ रहे। अभी जो क्वेश्चन इन्होंने भेजा है वो वापस करना नीचे। यानी या तो जिस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो उस बुक में क्वेश्चन सही नहीं डाले हुए, ये वास्तव में क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक है। यानी जो आपके विंड्स वाले क्लाइमेट वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चन है, ये राजस्थान की जलवायु वाले क्वेश्चंस नहीं है। जैसे एक आपने HM 2012 का एक क्वेश्चन और भेजा है कि BWH, तो ये BWH होता है उष्ण और निम्न अक्षांश से मरुस्थल, तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि गर्म जो क्षेत्र होते हैं वो निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री की तरफ होते हैं।
फिर BW के ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, तो ये जो के जो टाइटल लगता है कोल्ड डेजर्ट के लिए लगता है, तो ये BW के ये भी सही है कि ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है BSH, तो BSH उष्ण और मुख्यतः निम्न अक्षांशीय स्टेपी प्रदेश हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, स्टेपी वालों के लिए BS लगता है। और फिर BSK, तो जो के लगता है ये मुख्यतः किसके लिए लगता है, कोल्ड डेजर्ट, और इसमें लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं है, मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र होता है। तो इसको BSK वाला जो पार्ट है ये आपका फोर्थ वाला ये आंसर है। तो ये सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन इसमें मत डालो आप। इसमें फोर्थ आंसर होगा जो आपने पूछा है। सर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, औसत वार्षिक वर्षा वाले कौन से क्वेश्चन, जो थोड़े कोई कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो अपलोड कीजिए इसमें। अभी देखो 2024 की जो वर्षा की रिपोर्ट है, जैसे मैंने कहा था 25 वाली आ जाएगी, तो 25 भी आपको कवर करवाएंगे, लेकिन 25 अभी तक नहीं आई है। तो अभी जो लास्ट ईयर यानी 2024 वाली जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में डेटा क्या रहे हैं, तो जनरली तो हम सामान्य वर्षा वाले जो जिले हैं वो झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मानते हैं। कम वर्षा वाले जिलों में हम लेते हैं जैसलमेर और बीकानेर वाले पार्ट को। अब 2024 की जो रिपोर्ट थी मौसम विभाग के द्वारा जो जारी की गई, वो क्या थी वो देख लीजिए आप। क्या लाइव आ गई क्या? हाँ जी, लाइट बीच में आजकल दीपावली का काम चल रहा है तो थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, तो कल भी क्लासेस ऑफ होने का मुख्य कारण यह था कि जो बैकअप या बैटरीज है उसका बैकअप भी कम टाइम होता है, लगभग 2 से 3 घंटे, क्योंकि आपका सिस्टम ऑनलाइन वाला जो आपकी स्क्रीन है ये थोड़ी सी हाई पावर की होती है, क्लासरूम की AC वगैरह, तो सारा लोड है वो आपका इन्वर्टर ले नहीं पाता है। तो ये जो 2024 के जो डेटा है बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, तो लास्ट ईयर की जो मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में अधिकतम वर्षा वाले जिले, जैसे मैंने आपको कहा कि सामान्य वर्ष में जो माने जाते हैं वो सामान्यतः प्रतापगढ़, इसका मीनिंग बिना किसी वर्ष के अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़, और बिना किसी स्पेसिफिक ईयर की बात करेंगे न्यूनतम वर्षा, तो आंसर रहेंगे जैसलमेर, बीकानेर। तो इसमें अधिक वर्षा वाले जिले अपने 2024 के अंदर जो रिकॉर्ड हुए हैं, वो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दौसा और सवाई माधोपुर, जो अभी एग्जाम में भी पूछे गए थे कि राजस्थान में 2024-25 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से, तो सर्वाधिक वर्षा दौसा और सवाई माधोपुर, और फिर इन्हीं का ही निकटतम एक जिला और है करौली, फिर करौली के आगे धौलपुर। तो इसका मीनिंग एक तो ये अपना पूरा डांग एरिया, इसमें अधिक वर्षा हुई है, और इनसे भी अधिक आगे जयपुर का पूर्वी भाग दौसा, और जयपुर के टच में टोंक वाला पार्ट। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान में अधिकतम वर्षा वाले जो जिले हैं
2024 की रिपोर्ट के अंदर, वो वास्तव में राजस्थान के दक्षिणी यानी वागड़ और हड़ौती वाले जिलों में से कोई आंसर नहीं आकर अपना एक तो आंसर है इसमें जयपुर का ईस्ट पार्ट यानी दौसा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और एक मुख्यतः जयपुर के दक्षिण की ओर टोंक। और ये पूरा एरिया आपका सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर यानी जिसको हम कहते हैं डांग एरिया। तो इसमें आंसर आपके राजस्थान के मुख्यतः पूर्वी जिले हैं। तो जयपुर से पूर्वी और दक्षिणी जो जिले हैं अर्थात दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर एंड जो टोंक डिस्ट्रिक्ट है मैक्सिमम रेनफॉल वाले। जबकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 के अंदर जो अपने स्कैंटी रेनफॉल या जहां वर्षा की मात्रा कम रही वहां वास्तव में सबसे कम वर्षा में जैसलमेर नहीं आ रहा, न्यूनतम में आपके बीकानेर काउंट नहीं हो रहा। तो इसका मीनिंग इनसे भी कम वर्षा कहां रिकॉर्ड हुई है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, राजस्थान के उत्तरी जिलों में। हालांकि यहाँ पे कैनाल्स अधिक होने के कारण आपको फील नहीं होता है कि यहाँ पे वर्षा कम हुई है, जबकि वास्तव में यहाँ के जो रिकॉर्ड है वो सबसे कम दर्ज किए गए हैं। ये मिलीमीटर में लिखे हुए हैं, तो सेंटीमीटर में यहाँ 31 और यहाँ सेंटीमीटर में 32। जबकि बीकानेर जैसलमेर में बढ़िया है वर्षा 42 और 43 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर के अंदर और हम 10 से मल्टीपल कर देंगे। तो जैसे यहाँ आपको दौसा में दिख रहा है, तो दौसा में वर्षा की मात्रा लगभग 140 सेंटीमीटर, सवाई माधोपुर में लगभग 128 सेंटीमीटर, करौली में लगभग 124 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर, 111 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम वर्षा वाले जिले हैं उनमें लगभग 2024 में वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से भी ऊपर रिकॉर्ड हुई है, जिसमें सर्वाधिक वर्षा वाले दौसा और सवाई माधोपुर, और सबसे कम वर्षा वाले जिले गंगानगर और हनुमानगढ़, ऊपर वाले दोनों जिले जिनको हम घग्गर बेसिन में काउंट करते हैं वो। तो ये आजकल थोड़ा सा अपडेट डेटा पूछने लग गए एग्जाम में आपसे। तो ये 2024 वाली रिपोर्ट अगर 25 के आपके एग्जाम तक यानी जब भी अगर अपडेट हुआ तो उसके बाद में डेटा अपडेट करवाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये चीजें आजकल पूछने लग गए, क्योंकि मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है वो आपकी बारिश के बाद में मुख्यतः न्यूज़पेपर में भी जारी होती है, करंट वाली बुक्स हैं इनमें भी आ जाती है, क्योंकि मौसम विभाग की साइट पे डाल दी जाती है वो। इसके अलावा तो चलो, जो क्वेरीज और क्वेश्चंस आपके थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तक का जो अपना बेसिक पार्ट था, बेसिक पार्ट का मीनिंग है जिसमें जनरली हम राजस्थान की उत्पत्ति या ओरिजिन से लेकर चल रहे होते हैं, फिर राजस्थान की लोकेशन या स्थिति की और उसके विस्तार की बात करते हैं, यानी लोकेशन और उसका एक्सटेंशन, फिर उसके फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश की बात करते हैं, और लास्ट में जो जनरल टॉपिक है उसमें बात करते हैं हम क्लाइमेट की। तो राजस्थान की ओरिजिन या उत्पत्ति, उसके जो लोकेशन यानी अक्षांश और देशांतर, और एक्सटेंशन या विस्तार, उसके फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिविजन्स, और नेक्स्ट उसका जो क्लाइमेट या जलवायु है। इसके बाद के जो टॉपिक आते हैं आपके मुख्यतः हाइड्रोजोग्राफी से रिलेवेंट आते हैं, यानी जिसके अंदर पानी की बातें करेंगे, पानी यानी जलीय भूगोल से संबंधित। तो हाइड्रोजोग्राफी वाले पार्ट में या जलीय भूगोल वाले पार्ट में
मुख्यतः एक टॉपिक तो होता है आपका अपवाह तंत्र, तो कुछ जगह तो ये ड्रेनेज के नाम से दिया जाता है आपके, ड्रेनेज सिस्टम, और कुछ जगह डायरेक्ट ये नदियां लिख दिया जाता है। जैसे अपने घर के अंदर जो अपनी छत होती है, उस छत से एक पाइप आता है नीचे की ओर जिसको हम ड्रेनेज कहते हैं, और वो पाइप आगे जाके बाहर गली में या फिर जो सीवेज लाइनें होती हैं आपकी उनसे कनेक्ट होता है। तो जो पानी का जो भी वेस्टेज होता है घर के अंदर बारिश का, वो मुख्यतः उस लाइन के माध्यम से और बाहर निकल जाता है, तो वो भी एक ड्रेनेज है। तो ऐसे राजस्थान के अंदर वर्षा के दौरान बहने वाला जितना भी जो पानी है ड्रेनेज, वो पानी मिलके एक ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, अर्थात नदियों का तंत्र बनाता है। तो वो नदी वाला पार्ट है, वही अपना ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये अपवाह तंत्र नदियों के ऊपर डिपेंड होती है अपनी झील, नदियों पे डिपेंड होती है अपनी सिंचाई परियोजना, क्योंकि नदियों पे अपने डैम प्रोजेक्ट, कैनाल प्रोजेक्ट ये बनाए जाते हैं। तो जो सिंचाई परियोजना है ये मुख्यतः आपकी रिवर्स के ऊपर, और इनके अंदर पानी को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए एक टॉपिक दिया जाता है आपका जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। तो जल संरक्षण तकनीक, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। तो ये वाले जो टॉपिक हैं ये हाइड्रो वाले पार्ट में। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं, बाकी टॉपिक का स्टार्टिंग हम कल से करेंगे प्रॉपर। इंट्रोडक्शन का मीनिंग है कि जो चैप्टर है अपना ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र है, उस ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से डिवाइड किया गया राजस्थान में। तो जनरली देखो, ड्रेनेज सिस्टम को जब डिवाइड किया जाता है तो दो पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है, एक तो ओरिजिन पॉइंट को, उद्गम स्थान को, ओरिजिन या उद्गम को, और एक मुख्यतः संगम को। अर्थात कॉन्फ्लुएंस को, या नदियों के लास्ट पॉइंट या डिस्चार्ज पॉइंट को। तो अपने इंडिया के अंदर जब ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड किया जाता है तो वहां ध्यान दिया जाता है उद्गम को, यानी ओरिजिन पॉइंट को बेस माना जाता है, और उस आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में, एक तो हिमालय से जो ग्लेशियर्स रिवर आती हैं, यानी जो हिमालय पे डिपेंड होती हैं, तो उन रिवर को हम कहते हैं हिमालयी नदियां, यानी हिमालय अपवाह तंत्र। और एक भारत के प्रायद्वीप पठार का अपवाह तंत्र है, जो इंडिया के मुख्यतः मिड टू सदर्न वाले पार्ट में। यहाँ अपवाह तंत्र जनरली उस समय एक्टिव होता है जिस समय भारत में मानसून की स्टार्टिंग होती है। तो इसका मीनिंग जो मानसून पर आधारित अर्थात जो सीजनल होता है, वो हमारे भारत का प्रायद्वीप पठार का अपवाह तंत्र। तो इसका मीनिंग है कि भारत में नदियां निकलने के दो रीजन है, हिमालय से नदियां निकलती है ग्लेशियर्स के कारण, ग्लेशियर के कारण उद्गम होता है, जबकि प्रायद्वीप पठार से नदियां निकलती है मुख्यतः मानसून के एक्टिव होने के कारण, यानी मानसून आने के बाद। तो इस कारण जहां से नदियां निकलती हैं उसके अकॉर्डिंग भारत के अपवाह तंत्र को दो आधार पे, एक तो हिमालय से निकलती है तो हिमालय नदी तंत्र, और एक प्रायद्वीप पठार से मानसून आने के बाद में तो प्रायद्वीप पठार की नदियां। राजस्थान में हमने उद्गम को आधार नहीं माना। तो इंडिया में तो बेस कौन है, ओरिजिन, जिसके आधार पे दो भाग हैं, हिमालय ड्रेनेज और एक भारत का पेनिनसुलर प्लेट्यू ड्रेनेज, भारत का प्रायद्वीप पठार का अपवाह तंत्र। जबकि राजस्थान में अपवाह तंत्र है वो संगम के आधार पे है, यानी हमने नदियों के लास्ट पॉइंट को बेस माना है, और इस संगम के आधार पर राजस्थान की नदियों के जो टाइप या प्रकार या डिवाइडेशन है वो तीन है। तो तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है राजस्थान के अंदर। तो तीन प्रकार के अपवाह तंत्र में अपवाह तंत्र का एक पार्ट तो हम वो मानते हैं जो अरावली के पश्चिम की तरफ अरब सागर की ओर जाती हुई नदियां हैं,
तो मुख्यतः जो रन ऑफ कच्छ तक भी अगर चली जाती है तो रन ऑफ कच्छ को भी अरब सागर का ये कभी नहीं हिस्सा माना हुआ है। तो कच्छ के रन जो कच्छ की खाड़ी के नजदीक है, तो ये अरब सागरीय नदियां, अरावली के ईस्ट में जो नदियां चंबल तक पहुंच जाती हैं या जो यमुना तक पहुंच जाती हैं इस साइड में, तो उन नदियों को हम बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में काउंट करते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन है ये तो अरावली कर रही है, एक अरावली के वेस्ट में और एक अरावली के ईस्ट में, यानी एक तरफ अरेबियन सी और एक तरफ बे ऑफ बंगाल, यानी ए रिवर और बी रिवर। और एक इनलैंड रिवर ऐसी होती हैं जो मुख्यतः ना तो अरब सागर तक जाती हैं ना बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं, और वो बहते बहते और धरातल में समाप्त हो जाती हैं। तो जो जमीन में ही इनलैंड हो जाती हैं, तो वो इनलैंड होने वाली यानी धरातल में समाप्त होने वाली नदियों को हम कहेंगे अंतः प्रवाही। तो इसका मीनिंग है उनका संगम कहाँ है, मुख्यतः धरातल के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो वो किसी सागरीय भाग को या खाड़ी वाले क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती कम पानी के कारण। तो उनका संगम किस में हो गया, अपनी मिट्टी में, धरातल में। इस कारण उनको इनलैंड कह दिया जाता है। तो वो इनलैंड रिवर अरावली के दोनों तरफ होती हैं। जैसे ईस्ट में हरियाणा की ओर जाने वाली साबी, बैराट की पहाड़ियों से मुख्यतः भरतपुर की ओर जाने वाली बाणगंगा, अलवर भरतपुर के बीच में बहने वाली रूपा रेल, शेखावाटी क्षेत्र में बहने वाली कांतली, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहने वाली घग्गर, जैसलमेर में बहने वाली काकनी या काकने रिवर, काकनी या काकने, शेखावाटी वाली कांतली। तो इस तरीके से कुछ नदियां राजस्थान में अंतः प्रवाही भी हैं, यानी जिनका अंतिम संगम है वो अपने ही धरातल में होता है। तो राजस्थान में संगम के आधार पर अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक संगम अरब सागर, एक संगम बंगाल की खाड़ी, और एक जो हमारे धरातल में समाप्त हो जाएंगे या हमारे निकटतम राज्यों तक जाके जो धरातलीय भाग में समाप्त हो जाती हैं, तो उनको कहा जाता है इनलैंड रिवर। वो उनके नाम से पता लग रहा है, इनलैंड यानी अंतः प्रवाही। तो अंतः प्रवाही का मीनिंग गलती से आप ये नहीं लेंगे जो जमीन के नीचे से बहती है। तो नीचे से नहीं बहती, पानी कम होने के कारण जो मिट्टी में समा जाती, उनको कहते हैं इनलैंड, यानी धरातल में समा जाना। सर ये धोनिया चोटी है, ये कहां पर है, तो धोनिया चोटी है ये आपके राजसमंद में है। ये गलती से एक जगह नोट्स में उसमें लिखा हुआ है आपके उदयपुर की ओर, तो ये एक साथ लिखे हुए हैं। तो दूसरी जगह जो नीचे लिखा हुआ है आपके नोट्स के अंदर या बुक वाले जो अपलोड किया गया है उसमें दूसरी जगह इसको कहां लिखा हुआ है, दूसरी जगह लिखा हुआ है इसको उदयपुर वाले पार्ट के अंदर, यानी उसमें गलती से उदयपुर लिख दिया गया, जबकि वो 2 जगह जो लिखा हुआ उसमें एक जगह सही लिखा हुआ है, एक जगह उसको राजसमंदी लिखा हुआ है। तो अपने ट्रिक में जब हम पढ़ते हैं कुंभा धोनी रघुनाथ ऋषि, तो कुंभा से कुंभलगढ़, धोनी से धोनिया, तो कुंभलगढ़ और धोनिया दोनों राजसमंद में है। तो कुंभा धोनी रघुनाथ ऋषि, तो रघुनाथ ये रघुनाथगढ़ सीकर वाला है, ऋषि ऋषिकेश ये सिरोही वाला। एक ऋषिकेश अपने उत्तराखंड में आता है इंडिया के अंदर। एक क्वेश्चन है कि कौन से जिलों का समूह उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही क्रम का मीनिंग है घटते हुए क्रम के अंदर। अच्छा, आपका जो हाइड्रो ज्योग्राफी वाली है वो पीडीएफ अपलोड करवा दी गई है नेक्स्ट कंप्लीट चारों टॉपिक की। तो ठीक, एक ये वाला क्वेश्चन निकालना, कौन से जिलों का समूह है उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में। देखो कुछ जिलों के इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि वर्षा की मात्रा के घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में अपने को पता है कि जिलों का क्रम अगर राजस्थान के ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रहा है तो वर्षा की मात्रा घटेगी। राजस्थान में जिलों का क्रम साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो वर्षा की मात्रा घटेगी।
तो इसका मीनिंग साउथ ईस्ट वाला जो भाग है ये अधिक वर्षा को इंडिकेट करता है, जबकि राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती है। अब एक बार के लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं आपके। ऑप्शन पहला है इसमें बूंदी, अजमेर, नागौर, श्री गंगानगर। तो बूंदी से हम अजमेर की ओर आएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। बूंदी से यानी इधर से, और अरावली की तरफ आ रहे हैं इस साइड में, वर्षा की मात्रा कम होगी। फिर यहां से हम नागौर जाएंगे तो नागौर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा और कम होगी। और नागौर से श्री गंगानगर की ओर जाएंगे तो इसका मीनिंग हम बूंदी से मध्य राजस्थान की ओर आए और फिर वहां से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कंटिन्यूस वर्षा की मात्रा कम हो रही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है बूंदी, गंगानगर, अजमेर। तो सेकंड ऑप्शन में आप बूंदी में हो, बूंदी से सीधा आपको गंगानगर पहुंचा दिया राजस्थान या नॉर्थ में। फिर वापस आपको इधर लाया गया अजमेर। इसका मीनिंग आपको अर्ध शुष्क से या शुष्क जलवायु से पुनः उपादर में लाया गया अरावली की ओर। तो इसका मीनिंग इसमें एक बार तो अधिक वर्षा थी, फिर कम थी, फिर वापस अधिक थी। तो इसका मीनिंग इसमें अवरोही क्रम नहीं आ रहा, एक बार अवरोही आ रहा है, वापस आरोही आ रहा है, यानी एक बार डिसेंडिंग फिर असेंडिंग ऑर्डर। फिर नेक्स्ट में अजमेर, भरतपुर और बारा। तो इसका मीनिंग आप अजमेर से और बारा की ओर जाओगे तो वर्षा अवरोही नहीं आएगा, आरोही आएगा, बढ़ता हुआ क्रम। फिर नेक्स्ट है अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़। तो अलवर से अगर आप, अलवर अरावली में उपादर में, तो यहां से अगर आप टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़ की ओर जाओगे, हाड़ौती की ओर, तो आप धीरे धीरे अरावली से आर्द्र जलवायु में आ जाओगे। तो इसका मीनिंग आपका जो अलवर वाला पार्ट है वो इधर है, राजस्थान के पूर्वी भाग की ओर। तो पूर्व से हम दक्षिण की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ अलवर से अगर आप भीलवाड़ा, चित्तौड़ इस साइड में चलोगे तो आपको बताया था मैंने साउथ में मैक्सिमम वर्षा होती है, इसकी तुलना में ईस्ट में कम वर्षा, ईस्ट से कम नॉर्थ में, सबसे कम वर्षा वेस्ट में। आपको ध्यान में एक डायग्राम बताया था, उस डायग्राम में मैंने राजस्थान के वेस्ट टू साउथ की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती हुई बताई थी। तो नॉर्थ की ओर जाओगे तो पश्चिम की तुलना में वर्षा ज्यादा है, नॉर्थ से ईस्ट में जाओगे तो इसमें और अधिक है, और साउथ में जाओगे तो सर्वाधिक मानी गई है। तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा कंटिन्यूस पश्चिम से और क्लॉकवाइज चलने पर दक्षिण की ओर कंटिन्यूस बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन मुख्यतः आपका किसके अकॉर्डिंग है? ये जो दिशा के अनुसार मैंने आपको बताया था, आजकल क्वेश्चन एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग पूछते हैं, इस मैप के अकॉर्डिंग। तो आप भले जिले कितने रट के चले जाओ, जिलों से क्वेश्चन नहीं, मैप से क्वेश्चन सही होगा। तो इसमें कुछ एक क्वेश्चन तो ऑप्शन तो ऐसे हैं आपके जो मुख्यतः जैसे 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो ऐसे दिए हैं जिसमें वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि आरोही अवरोही का मीनिंग क्या होता है। तो अवरोही का मीनिंग होता है घटता हुआ। तो अपने जिले ऐसे नहीं आने चाहिए, घटते हुए में कभी ईस्ट की और साउथ की तरफ नहीं चलेगा क्योंकि इस ओर वर्षा बढ़ेगी। कभी भी अपने नॉर्थ से ईस्ट की ओर नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे भी वर्षा बढ़ेगी। कभी भी जिले अपने वेस्ट टू ईस्ट की ओर नहीं आने चाहिए क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट की ओर भी वर्षा की मात्रा कंटिन्यूस बढ़ेगी। तो आप ये ध्यान देना कि वो ऑप्शन आपके या तो ईस्ट से नॉर्थ में चलें, या साउथ से नॉर्थ में चलें, या ईस्ट से वेस्ट में चलें, या साउथ से वेस्ट में चलें। तो इसका मीनिंग है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आप जब भी चलोगे तो वर्षा की मात्रा कंटिन्यूस कम होगी। तो उनको जिलों का आप मैप में रख के देखा करो कि इस साइड में वर्षा किस साइड में कम हो रही है, क्योंकि आपको मैंने सामान्य जलवायु वर्गीकरण करवाया है और ये सामान्य जलवायु वर्गीकरण के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। सामान्य जलवायु वर्गीकरण में जैसे हमने ये वाला जो ऑप्शन है वागड़ और हाड़ौती, इसको हमने लिया था वेरी ह्यूमिड अति आर्द्र में। राजस्थान के पूर्व की जलवायु है इसको हमने माना ह्यूमिड या आर्द्र में। अरावली की जो जलवायु है इसको माना है सब ह्यूमिड या उपाद्र। और राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट, डेजर्ट वाला भाग है, ये एरिड क्लाइमेट। और अरावली के जस्ट पश्चिम वाला है, इसको माना है हमने सेमी एरिड। तो ये शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो इनसे भी लगभग आपको आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान के किस भाग में कैसी वर्षा है।
देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को जो है बुक का जो मैटर है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो मेरे हिसाब से देखो परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप मंगवाओगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बैठेगी। रीजन ये है क्योंकि बुक का जो प्रिंटिंग है और उसके बाद में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी लगभग आपको ध्यान है 30-40 रुपए ले लेते हैं, और लगभग 50 रुपीज उसका। तो एक बुक आपके 100 रुपीज में होगी। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग उसके जो पीडीएफ है वो पीडीएफ डाउनलोड करके रखें। तो कल हम स्टार्ट करेंगे अपना हाइड्रोजियोग्राफी वाला। तो वो जो टॉपिक आपका स्टार्टिंग में अरब सागर की जो नदियां हैं वो थोड़ा सा पार्ट आप पढ़ लीजिएगा पढ़ाने से पहले, ताकि हम आगे कंटिन्यूस पढ़ें तो चीजें समझ में आए। नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, पढ़ाने के बाद जरूर पढ़ना। लेकिन तो आज के इस सेशन को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।